J.E. वेल्डन, कलकत्ता के पूर्व बिशप ने 1915 में कहा कि चाहे इस वक्त या फिर भविष्य में किसी भी समय भारत को आजादी मिलने का मतलब है दंगे और सांप्रदायिक लड़ाइयां। अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएंगे। अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ शांति प्रिय माहौल धूमिल हो जाएगा। इन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जिस दिन यहाँ से आखिरी ब्रिटिश सिपाही कराची बंदरगाह से निकलकर इंग्लैंड के लिए रवाना होगा, उस दिन ये मुल्क रातों रात अखाड़े में तब्दील हो जाएगा। अब गौर कीजिए कि लियोनार्ड वुल्फ ने 1967 में क्या कहा। उन्होंने कहा कि जिस आजादी को ब्रिटिश हुकूमत ने हम लोगों को 1947 में दिया, अगर वो 1940 में ही देश छोड़कर चले जाते तो शायद इतने लोगों की जानें नहीं जाती, बंटवारे का खूनी इतिहास लिखा नहीं जाता। उनके कहने का अर्थ सीधा था कि अंग्रेज सरकार ने सत्ता स्थानांतरण में जो देरी की, उसके कारण कई मासूमों की जानें चली गई। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी आजादी की कहानी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमें आजादी 15 अगस्त वर्ष 1947 में मिली, मगर देश ने आजादी का जश्न 26 जनवरी 1930 से मनाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने अपनी सभा में जनवरी 1930 के आखिरी रविवार यानी कि 26 तारीख को देश को आजाद घोषित किया। महात्मा गांधी ने एक अखबार में लिखा कि इस दिन आजादी का जश्न कैसे मनाया जाए। अलग अलग गांव कस्बों में लोग एक वक्त पर बैठक करें, साथ में ढोल नगाड़े बजाएं और चरखा चलाएं। जाहिर सी बात है कि पूरे देश ने ऐसा ही किया और अगले दिन नेहरू ने देश को सफलतापूर्वक हुए इस जश्न पर बधाई दी। साल 1947 में अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया था, मगर हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो चाहती थी कि अंग्रेज भारत को 26 जनवरी 1948 में छोड़े। पर अब तक जो अंग्रेज भारत को छोड़ने में इतनी देरी कर रहे थे, न जाने क्यों अचानक से अब वे इंतजार नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता आई। कुछ ज्योतिष थे जिनके अनुसार 15 अगस्त का दिन आजादी के लिए शुभ नहीं था। आजादी के जश्न की तैयारियां 14 अगस्त की तारीख से ही शुरू की गई। वंदे मातरम की जीत के साथ ही रात 11 बजे से समारोह की शुरुआत हुई। 3 इंसान उस दिन मुख्य वक्ता के रूप में खड़े थे। चौधरी खालिक जम्मा, उन्हें इसलिए चुना गया था जिससे कि देश के मुसलमान देश से वफादार रहे। उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात पर जोर दिया कि इस देश में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वह बढ़ चढ़कर इस देश से अपनी वफादारी निभाएंगे। दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि जाने माने और प्रख्यात वक्ता थे। सबसे अहम वक्ता के रूप में मौजूद थे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू। नेहरू ने कहा, मध्य रात्रि की इस बेला में जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में सो रही है, हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और आजादी के वातावरण में अपनी आंखें खोल रहा है। उस रात नेहरू ने गवर्नर जनरल को जो चिट्ठी सौंपी, उसमें उनके साथ 13 मंत्रियों के नाम थे। कुछ नाम बेहद चौंकाने वाले थे। 3 ऐसे मंत्री थे जो जन्म से ही कांग्रेस विरोधी रहे थे। वित्त मंत्री के रूप में मद्रास के R.K. षणमुखम शेट्टी, बंगाल के बेहद चर्चित नेता और हिंदू महासभा से ताल्लुक रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और भारत के संविधान को बनाने वाले उस वक्त के तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आजादी के कुछ दिन पहले जब कांग्रेस के नेता जेल में बंद हैं, तब इन लोगों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया था, पर महात्मा गांधी का कहना था कि आजाद भारत के मंत्रियों को बनाते वक्त देश के सबसे काबिल नेताओं को चुना जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़े कि वो किस पार्टी के हैं और किस मजहब के। इसका सीधा संदेश था कि नए भारत में कोई टकराव और तकरार ना रहे। मत और विचारों के भेद को लड़ाई का जरिया ना बनाया जाए। देश का पहला मंत्रिमंडल एक राष्ट्रीय भावना के जरिए बनाया गया था। इसमें 5 अलग अलग मजहब के नेता शामिल थे।
दो ऐसे लोग थे जिन्हें समाज अछूत मानता था। एक महिला राजकुमारी अमृत कौर भी थी और एक नास्तिक भी था। 15 अगस्त की सुबह का घटनाक्रम जान लीजिए। सुबह 8 बजे गवर्नर जनरल और मंत्रियों का गवर्नमेंट हाउस में शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 9:40 पर संविधान सभा की तरफ मंत्रियों का प्रस्थान। सुबह 9:50 पर संविधान सभा की ओर राजकीय यात्रा। सुबह 9:55 पर गवर्नर जनरल को शाही सलामी। सुबह 10:30 बजे संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को फहराना। सुबह 10:35 पर गवर्नमेंट हाउस की तरफ राजकीय यात्रा। शाम 6 बजे इंडिया गेट पर झंडा फहराया गया। शाम 7 बजे दीप प्रज्वलन। शाम 7:45 पर आतिशबाजी। शाम 8:45 पर गवर्नमेंट हाउस में आधिकारिक भोज और रात 10:15 बजे गवर्नमेंट हाउस में प्रतिभोज। तो कुछ ऐसा ही बीता था देश का पहला 15 अगस्त। देश में झंडा फहराने का आलम ये था कि केवल दिल्ली में ही 300 अलग अलग जगहों पर झंडा फहराया गया। हर राज्य, हर शहर अपने तरीके से पूरे शान शौकत के साथ इस जश्न में शामिल था। लोग सड़कों पर झूमते झूमते समंदर किनारे फैले हुए सुनहरी रेत पर भी नाचते गाते थे। पर इन सबके बीच, सारी खुशियों के बीच एक दर्द था। ये दर्द था देश में एक लकीर के खींचने का। जब दिल्ली के आलीशान घरों में बैठकर बड़े बड़े नेता जश्न और खुशियां मना रहे थे, महात्मा गांधी कहीं और थे। उस दौरान वो कोलकाता में थे, मगर ताजुब है कि वो किसी जश्न में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा के अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के नाम के संबोधन से अपने भाषण की शुरुआत की। सभा में कई मिनट तक तालियां बजती रही। बाहर खड़ी भीड़ ने महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए, मगर महात्मा इन सब से कहीं दूर थे। हर जगह गांधी जी की टोपी पहने हुए लोग घूम रहे थे, पर वे खुद इससे अनजान थे। 14 अगस्त की शाम को जब बंगाल के मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए और उनसे पूछा कि आजादी के जश्न को कैसे मनाया जाए, महात्मा गांधी का कहना था, ऐसी बर्बादी की घटना के बीच भी कोई समारोह मनाया जाए। वास्तव में गांधी जी देश में चल रहे दंगों से, बंटवारे में लाखों लोगों के मरने से बहुत दुखी भी थे। उस वक्त के सबसे बड़े और मशहूर हिंदुस्तानी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार ने गांधी से पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो गांधी ने कहा कि वो बहुत खालीपन महसूस कर रहे हैं। बीबीसी ने इस अखबार के सचिव से अनुरोध किया तो फिर से पत्रकार गांधी के पास गया। तब गांधी ने कहा कि वो नेहरू के पास चले जाएं। फिर जब पत्रकार ने कहा कि आपका संदेश अलग अलग भाषाओं में प्रसारित होकर पूरी दुनिया में फैलेगा, तो गांधी ने कहा उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। जिस हिंसा की शुरुआत मुस्लिम लीग ने की थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई, पर जब इस हिंसा की लपट पंजाब में पहुंची तो यहाँ पर मौत का तांडव सा मच गया, क्योंकि अब मरने वाले लोग ब्रिटिश नहीं थे, बल्कि नफरत की आग में धधकते हुए अपने ही देश के वासी थे। पहले तो हिंसा कोलकाता में शुरू हुई, लेकिन फिर बाद में पूरी हिंसा पंजाब की तरफ चली गई। पर दोनों जगह की लड़ाई में बहुत फर्क था। कई मामलों में कारण भी अलग अलग थे। कोलकाता में एक हिंदू समुदाय था जो बंटवारे के पक्ष में था। बंगाल के कई सारे हिंदू व्यापारी और कारोबारी कोलकाता में आकर बस गए थे या उन्होंने वहां पर निवेश किया था। उनकी इच्छा थी कि कोलकाता वाला हिस्सा हिंदुस्तान में रहे, मगर क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए मुस्लिम चाहते थे कि बंगाल उन्हें मिले। वहीं पंजाब में सबसे बड़ा अंतर ये था कि वहां सिख समुदाय मौजूद था। अगर उन्हें हिंदू और मुस्लिम में से किसी एक को चुनना होता तो बेशक हिंदुओं को ही चुनते, क्योंकि हिंदुओं के साथ उनका रोटी और बेटी का रिश्ता है। जब नई सदी की शुरुआत हुई, उस वक्त अंग्रेजों ने सिखों को पूर्वी पंजाब से पश्चिम पंजाब की ओर बसने के लिए उत्साहित किया था। फिर कुछ ही दिनों में सिखों ने पश्चिमी पंजाब में बसकर वहां के खाली और निर्जन भूमि को हरियाली से भर दिया। वे बंटवारे का अर्थ समझ नहीं रहे थे। वो बस कह रहे थे कि हम जहां हैं, हम वहीं रहना चाहते हैं। पूरब में उनका धार्मिक शहर अमृतसर था
और पश्चिम में गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहिब था। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दोनों जगह पर उनका आवागमन चलता रहे और बंटवारा उनके लिए सचमुच एक बेहद ही गंभीर समस्या थी। बंगाल और पंजाब के बंटवारे का काम जिसके जिम्मे आया, उसे हिंदुस्तान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना यहाँ की संस्कृति के बारे में, ना मजहब के बारे में और ना ही इतिहास के बारे में। जज सर सिरिल रेडक्लिफ जब भारत आए तो उन्हें 4 सलाहकार दिए गए। इनमें से 2 मुसलमान थे, एक सिख और एक हिंदू था। जाहिर है ये